किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस शरदी अंक में आपका स्वागत है और मैं हूं लिपि जैन। किसान भाइयों, आज जब इस कार्यक्रम के लिए मैं अपने घर से निकलकर यहाँ तक आ रही थी तो रास्ते में हल्की हल्की सर्दी का एहसास हो रहा था। बहुत सारे घरों की छतों पर तो रजाइयों और गर्म कपड़ों को धूप दिखाना भी शुरू कर दिया है। तो किसान भाइयों, साफ संकेत है कि शरद ऋतु अपने आगमन को है या सर्दियों के मौसम ने अपनी दस्तक देना शुरू कर दिया है। अगर बात हम कृषि दर्शन कार्यक्रम की करें तो इस समय हमारा फर्ज बनता है कि आपको भी सर्दी ऋतु से संबंधित या शरद ऋतु से संबंधित रबी फसलों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाएं। आज इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको फसलों के साथ साथ पशुधन और मत्स्य पालन के बारे में जानकारी देंगे। किसान भाइयों, आज कृषि क्षेत्र में मत्स्य पालन एक महत्वपूर्ण पूरक व्यवसाय के रूप में उभर रहा है। किसान भाई इससे अपनी एक अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन मन में एक प्रश्न उठता है कि सर्दी की ऋतु में कौन से सामयिक कार्य मत्स्य पालन में करने चाहिए। यकीन मानिए, इतनी उत्सुकता मुझे में भी है इन प्रश्नों को जानने की। तो क्यों ना हम सबसे पहले देखें खबरें खेती की और मंडी भाव, क्योंकि इसमें दी गई जानकारियाँ भी आपके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। देश में जैविक खेती का महत्व बढ़ा, गेहूं की उन्नत किस्में लगाएं, चने का उकठा रोग से बचाव, मसूर की उन्नत खेती और गन्ना फसल में खरपतवार नियंत्रण। देश में जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए जैविक मूल्य संवर्धित विकास योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के फौरी खतरे के मद्देनजर जैविक खेती का महत्व कई गुना बढ़ गया है। इसलिए सरकार ने देश में राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के तहत देश में जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना और जैविक मूल्य संवर्धित विकास योजनाएं शुरू की हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधामोहन सिंह ने विज्ञान भवन में कार्यशाला में उपस्थित लोगों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना के बारे में जानकारी दी। कृषि मंत्री ने कहा है कि परंपरागत कृषि विकास योजना ऐसी पहली विस्तृत योजना है जिसे केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया है। रबी मौसम की गेहूं प्रमुख फसल है। गेहूं की उन्नत किस्में लगाकर अधिकाधिक उत्पादन लिया जा सकता है। गेहूं की प्रमुख उन्नत किस्में MP 3336, 3288, GW 322, 366, 273, SW 2004, HI 1500, 1531, HD 4672 बोकर ज़्यादा उत्पादन लिया जा सकता है। गेहूं की किस्मों का चुनाव सिंचाई उपलब्धता के आधार पर करना चाहिए। बोनी से पहले थायरम अथवा कार्बेंडाजिम से बीजोपचार अवश्य करें। चने की फसल को उकटा रोग से अत्यधिक नुकसान होता है। इससे बचने के लिए उकटा रोग निरोधी किस्में जैसे JG 315, JG 74, H 355 और नई विकसित किस्म ICD 42 बोना चाहिए। बोने से पहले बीज को थायरम या कार्बेंडाजिम से 1.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित कर बोना चाहिए। मसूर की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट भूमि जिसका pH मान 6.5 से 7 हो उपयुक्त रहती है। मध्यम आकार के बीज की प्रजाति 30 से 35 किलो 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। देर से बुआई करने पर प्रति हेक्टेयर 40 किलो बीज प्रयोग करना चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर एवं बीज से बीज की दूरी 5 से 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। मसूर की उन्नतशील प्रजातियां जैसे मल्लिका, लेंस, JL1, IPL 18 एवं जवाहर मसूर 2 बोने से भरपूर उत्पादन मिलता है। गन्ना फसल को खरपतवारों से काफ़ी नुकसान होता है। जिस खेत में गन्ना बोना है तथा जिसमें कांस, दूब, मोथा आदि बहुवर्गीय निंदा हो, उनकी कम से कम 2 बार गहरी जुताई कर उनको जड़ों से नष्ट कर दें। बुआई के पूर्व 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाकर मिट्टी भुरभुरी बना लें। यदि संभव हो तो फसल चक्र अवश्य अपनाएं। इससे निंदा नियंत्रण में सहायता मिलती है। गन्ने में नियंत्रण के लिए यांत्रिकी विधियां भी काफ़ी कारगर हैं। बैल एवं हाथ से चलाए जाने वाले हो से बुआई के बाद 30 से 60 एवं 90 दिन में निंदाई कर सकते हैं। इसी प्रकार ट्रैक्टर चलित यंत्रों से भी निंदा नियंत्रण किया जा सकता है। गन्ना फसल में रासायनिक निंदा नियंत्रण के लिए एट्राजिन 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर गन्ना जुताई के बाद एवं अंकुरण से पहले प्रयोग करना चाहिए।
तो किसान भाइयों, आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। हरी मिर्च के रुपए प्रति क्विंटल में भाव जानेंगे। भोपाल में न्यूनतम 400 रुपए, वहीं अधिकतम 800 रुपए। हरदा में न्यूनतम 1000 रुपए, वहीं अधिकतम 1800 रुपए। रतलाम में न्यूनतम 750 रुपए और अधिकतम 1000 रुपए। मंदसौर में न्यूनतम 800 रुपए, वहीं अधिकतम 1000 रुपए। अब हम आलू के रुपए प्रति क्विंटल में भाव जानेंगे। दमोह में न्यूनतम 500 रुपए, वहीं अधिकतम 600 रुपए। मुरैना में न्यूनतम 600 रुपए और अधिकतम भी 600 रुपए ही। रतलाम में न्यूनतम 940 रुपए, वहीं अधिकतम 1160 रुपए। छिंदवाड़ा में न्यूनतम भाव रहा 900 रुपए और अधिकतम भाव रहा 1100 रुपए। अब हम प्याज के रुपए प्रति क्विंटल में भाव जानेंगे। सतना में न्यूनतम 200 रुपए, वहीं अधिकतम 600 रुपए। सागर में न्यूनतम भाव रहा 400 रुपए और अधिकतम भाव रहा 600 रुपए। जबलपुर में न्यूनतम भाव रहा 440 रुपए, वहीं अधिकतम भाव रहा 850 रुपए। दमोह में न्यूनतम भाव रहा 400 रुपए और अधिकतम भाव रहा 500 रुपए। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाती है। ये कविता हमने बचपन में बहुत पढ़ी है, लेकिन सर्दी के मौसम में मछलियों को हाथ लगाना भी कौन चाहता है। लेकिन वो किसान भाई जो मत्स्य पालन जैसे व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, वो तो मछलियों को हाथ भी लगाते हैं और इस मौसम से जुड़े बहुत सारे सामायिक कार्य भी करते हैं, क्योंकि उनको एक अच्छा मछली उत्पादन चाहिए। इसी विषय पर जानकारी लेने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं। मत्स्य वैज्ञानिक डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। जैसा कि मैंने बताया, आज चर्चा का विषय है कि शीतकाल में मत्स्य पालन में से संबंधित कौन कौन से सामायिक कार्य हम करते हैं। तो सबसे पहले इसी सिलसिले में आपसे मैं सवाल करूंगी कि मत्स्य पालन है क्या और जलवायु का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, मत्स्य पालन देखें तो जो भी जलीय जंतु या पौधे हैं जी, उनको सेमी कंट्रोल्ड या कंट्रोल्ड कंडीशन में उसको पालना, ये बिल्कुल जो है अपने कृषि की तरह है। जल कृषि है और अंडर वाटर एग्रीकल्चर कह सकते हैं। पॉपुलरली इसको इंग्लिश में एक्वाकल्चर और सुधरे शब्दों में जल कृषि या जल संवर्धन कहा जाता है। अच्छा जी। जी अच्छा, मैं आपसे, जैसे आज हमारा विषय है कि शीतकाल में मछलियों की देखभाल, तो इस मौसम का या तापक्रम का मछलियों के आहार प्रक्रिया पर क्या फ़र्क पड़ता है, या आहार में भोजन जो दिया जाता है वो भी, उसमें भी कुछ फ़र्क पड़ता होगा, तो इस बारे में बताएं हमको कुछ। मछलियाँ जो है शीत रक्त जंतु हैं। शीत रक्त जंतु कहने से तात्पर्य है, अंग्रेजी में इसको कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं। मतलब कि जिस तरह वातावरण का तापमान बढ़ता है जी, मछलियाँ उतनी ही एक्टिव होती हैं। अच्छा। और उतनी ही एक्टिव होती हैं, फिजिकल वर्क जो है वो करती हैं और ज़्यादा आहार लेती हैं और ज़्यादा उनके शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है और तेजी से बढ़ती हैं। तो ऐसे कंडीशन में जब शीत रक्त जंतुओं को जब ठंडे मौसम में शीतकाल में उनका संवर्धन किया जाता है या उनका पालन किया जाता है, तो उस समय ये इनकी ग्रोथ कम हो जाती है, सुस्त हो जाती हैं और फिजिकल एक्टिविटी या फिजियोलॉजिकल जो भी आंतरिक क्रियाएं हैं वो भी रुक जाती हैं, कम हो जाती हैं। ऊर्जा भी कम उत्पन्न होता है शरीर में और कम एक्टिव रहती हैं। तो कम खाना खाती हैं, कम इनका विकास होता है। शरद ऋतु में आप मछलियों को आहार कम दें क्योंकि तो उनकी एक्टिविटीज कम है और उनको कम खाना
ज़्यादा आहार नहीं ले सकती, जी। क्योंकि उतनी एक्टिविटी नहीं कर सकती और उतना विकास भी नहीं होता है। अच्छा, दूसरी बात मैं जानना चाह रही थी कि जैसे शीत ऋतु में जी। हम लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है, जी। हम लोग अपनी भी देखभाल करते हैं, जी। अतिरिक्त एक देखभाल की आवश्यकता जी, होती है, तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि मछलियों के स्वास्थ्य पर भी कुछ असर पड़ता होगा, कुछ जल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी कुछ हमको अतिरिक्त कार्य करने पड़ते होंगे। जी हाँ, मैं किसान भाइयों को अक्सर सलाह देता हूँ कि आप अपने तालाब में चूने का घोल बना करके छिड़काव करते रहें, अच्छा। क्योंकि चूना जो है रोग रोधक होता है, ये बीमारियों से बचाता है। साथ ही तालाब में अम्लीय कंडीशन जो स्थिति तैयार होती पैदा है ना होने दें वो। उसको भी पैदा नहीं होने देता है। तालाब का जो हरा रंग हाँ, है, हरा रंग वो दिखता है पानी का। वो सूक्ष्म पौधे हैं, अच्छा। जिनको अंग्रेजी में फाइटोप्लैंक्टन बोलते हाँ हैं। जी। तो ये फाइटोप्लैंक्टन ही मछलियों के आहार हैं, अच्छा और इस फाइटोप्लैंक्टन से जू प्लैंक्टन तैयार होता है, जी। जंतु प्लवक। हम्म। तो ये जब पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, जी। तो सूर्य की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ये सूक्ष्म पौधे करते हैं। जी तो जी। इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा मछलियों का आहार तैयार होता है। पहले से ही क्या सामयिक कार्य सर्दी की ऋतु शुरू होने से पहले कौन कौन से सामयिक कार्य हम शुरू कर दें करना, कि हम उस कंडीशन तक ही ना पहुंचे कि जी। मछलियां मर रही हैं, वो आर्थिक क्षति हमें हो रही है, जी। तो वो आप हमें ज़रूर बताएं सिलसिलेवार। सिलसिलेवार मैं आपको शुरू से बताता हूँ। जब आपने तालाब से पूरी मछली निकाल ली, जी। तो तालाब को सुखा लें। सूखने के बाद उसमें क्रैकिंग आएगी। अच्छा, नीचे। जी। उसके बाद अगर उस जितनी दूर तक क्रैकिंग आ रही है, वो ग्रे कलर का जो होता है, गाद होता है, गाद है। वो बहुत ही अच्छी किस्म की खाद है। अच्छा। तो आप किसी किसान को दे दें, या आपके पास खेत है तो आप अपने है, खेत तो में आप इस्तेमाल उसका कर लें। वहाँ इस्तेमाल कर लें। तो जो भी मछली का मल मूत्र रहता है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हाँ रहती जी। है, सल्फर रहता है। तो इस तरह क्या है कि हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह ये हानिकारक गैसें आपके तालाब की तली में है। जी जी। तो आपने सुखा दिया तो बहुत सारे कीट मर जाते हैं, और ये गाद को हटा जी। दिए, उसके बाद उसकी जुताई कर दें, अच्छा। तो तालाब के तली में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। अच्छा अच्छा, तो बढ़िया। जो भी एसिडिक कंडीशन है और जो भी कीट हैं, वो ऊपर आ जाएंगे। जी। तो एक तरह से ये भी रोगाणुओं से मुक्ति दे सकता है। जी 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 जी। उसके बाद इसमें हल्का चूना का छिड़काव कर दें, बिल्कुल क्योंकि चूना रोग रोधक है। बिल्कुल। और उसके बाद जो भी पोषक तत्व है, वो आपके तालाब को उपलब्ध कराएगा, तालाब के पानी को। उसके बाद पानी इसमें भरें। उसके बाद आप गोबर का घोल बना करके तालाब में छिड़काव करें पानी भरने के बाद, ताकि अच्छा। प्राकृतिक आहार जो है मछली का, प्लैंकटन, वो तैयार वो हो जाए। तैयार हो जाए। उसके बाद अगर आपका 12मासी तालाब है, तो उसमें अंगुलिका का संचयन करें। अंगुलिका अंगुलिका अंग्रेजी में फिंगरलिंग बोलते हैं। अच्छा कम से कम 7.5 सेंटीमीटर की मछली का संचयन करें। अच्छा जी। लेकिन संचयन की प्रक्रिया के पहले ये आप जो भी आपका तालाब का भौतिक है, बांध है, ये सब की मरम्मत कर लें, क्योंकि फिर बारिश होगा तो बांध टूट जाने से जी। सब कुछ क्षति हो जाएगी। जी जी। तो पहले तो देख लें पानी के निकास और जो भी आगमन द्वार है, उसकी जो है कि सुरक्षा बहुत जरूरी है। उसके बाद जलीय खरपतवार, जलीय खरपतवार ये भी नुकसान पहुंचाती है। ये बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि मेढक हो या जो भी जलीय जीव हैं, जी। वो इसी के ऊपर अंडा देते हैं। अच्छा जी। और उसके बाद इनसे बच्चे निकलते हैं, लार्वी निकलते हैं, जो मछलियों के लिए नुकसानदायक मछलियों हैं। का पोषक तत्व सब पोषक इनके तत्व ले लेते हैं। मछलियों के आहार में इनका भी अपना आहार, अपना भी आहार हो जी हाँ। तो और साथ ही जो जलीय पौधे हैं, जी। ये जलीय पौधे तालाब से पोषक तत्व लेते हैं, जो हमारे सूक्ष्म पौधों को उपलब्ध नहीं होता। और साथ ही साथ रात में ये ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऐसे में क्या है कि ऑक्सीजन की मात्रा भी तालाब में कम हो जाती है। रात में कार्बन डाइऑक्साइड ये छोड़ते हैं, तो सुबह में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो सत्येंद्र कुमार जी, इतनी महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी, और किसान भाई ज़रूर लाभान्वित होंगे इससे, और ये सब बातें जो पता चलेंगी उनको। तो आप बिल्कुल किसान भाई शुरू कर दें काम अपना इसी तरह से जैसा कि सत्येंद्र कुमार जी ने बताया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों के हित में बड़ा कदम,
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं। असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। अरे किसान भाइयों, आपसे कहा तो था कि आज हम बात करेंगे पशुधन और मत्स्य पालन के विषय पर। मत्स्य पालन विषय पर तो बहुत सारी जानकारी हमको मिल चुकी है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिल चुकी है, और अब बात करेंगे हम पशुधन के बारे में। तो सर्दियों की ऋतु में पशुपालन में कौन सी प्रबंधन तकनीक हम अपनाएं, कौन सी प्रबंधन तकनीक का इस्तेमाल करें, इसके बारे में जानकारी देंगे कृषि विज्ञान केंद्र नगतरा के डॉक्टर अंशुमन गुप्ता जी। किसान भाइयों, शरद ऋतु के आगमन से हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है दूध उत्पादन में, क्योंकि इस समय भरपूर हरा चारा उपलब्ध होता है और हम अपने पशु से अच्छा दूध उत्पादन ले सकते हैं। और यही समय है आपके पशु के लिए चारा लगाने का। रबी के समय में आप बरसीम, लूसर्न जो है चारे के रूप में लगाएं और दूध उत्पादन में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें और चारे का प्रबंधन करें। इस समय जो फसल कट रही है उसके भूसे का आप स्टोर करें, उसको आप जमा करके रखें ताकि समय पर आपको भूसा मिल सके, और हरे चारे और भूसे को मिला करके खिलाने से दूध उत्पादन में बढ़ोतरी की संभावना बढ़ जाती है। और दूसरा, हमारे यहाँ एक और नई चीज़ आई है अभी, अजोला उत्पादन। अजोला उत्पादन करके आप अपने पशु को जो है ज़्यादा दूध उत्पादन के लिए बना सकते हैं। किसान भाइयों, उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। 3x6 या इतने बड़े एरिया में आप 2 ईंट या 3 ईंट का हम जो है एक वो बनाएं, उठाव बनाएं, उसके अंदर ऐसी पन्नी डालें जिसमें पानी आर पार ना जा सके, उसको भर दिया जाए। इसके अंदर 2 किलो गोबर, 2 से 3 दिन पुराना, और 1 किलो मिट्टी जिसमें कंकरी पथरी निकली हो, इसको घोल करके हम डाल दें और इसको इस पिट को, जिसको हम कह रहे हैं, इसको पिट को हम भर दें। इसके बाद इसमें अजोला का जो है कल्चर, यानी बीज जिसको बोल सकते हैं, अजोला का कल्चर डाल दिया जाए तो पहली बार में 40-45 दिन में पूरी पिट जो है आपकी अजोला कल्चर से भर जाएगी। उसके बाद जो है आप प्रतिदिन 1-1.5 किलो के आसपास की मात्रा निकाल करके अपने पशु को खिला सकते हैं। तो शरद ऋतु में इसकी बढ़वार बहुत अच्छी होती है। तो पशुपालक जो है शरद ऋतु में अपने पशुओं को अजोला भी खिला सकते हैं। यह मुर्गियों में भी एक उत्तम आहार है। आजकल मुर्गियों में भी इसका प्रयोग किया गया है और बहुत सफल माना गया है। और इसको खिलाने से दाने की खिलाई में कमी आती है, यानी यह आपके दाने को बदल सकता है, रिप्लेस कर सकता है। और आपको किसान भाइयों जान का बड़ा आश्चर्य होगा कि 1 किलो अजोला उत्पादन करने में हमें मात्र 15 से 20 पैसे का खर्चा आता है। और आप जो है 1 किलो दाने को अगर हम रिप्लेस करते हैं या बदलते हैं तो आप सोचिए 1 किलो दाने की कीमत क्या होती है, और 15-20 पैसे प्रति किलो का जो है हम अजोला खिला रहे हैं। जितना अपन उत्पादन करेंगे उतना हमें लाभ होता है। तो यह रही दूसरी बात कि इस समय जो है FMD का टीकाकरण होता है, यानी कि खुरपका मुँहपका का टीकाकरण बड़े पशुओं में किया जाता है, बकरियों में किया जाता है। किसान भाइयों, तो हमें जो है FMD का टीकाकरण कराना चाहिए। ये खुरपका मुँहपका रोग जो है जनवरी-फरवरी में अपना प्रकोप दिखाता है, जिसमें पशु के खुर पे, मुँह पे और थन पे जो है छाले हो जाते हैं। उन छालों से पानी निकलता है और वो पानी जब बहते हुए पानी से या लार से जो है दूसरे पशु के शरीर में प्रवेश करता है तो दूसरा पशु भी संक्रमित हो जाता है। तो ये पशु से रोग दूसरे पशु को संक्रमित होता है। इस कारण हमें भी इस रोग से बचाने के लिए टीकाकरण आवश्यक है। उसके बाद जो है ठंड से बचाने के लिए यदि हम पे किसी भी प्रकार का शेड है, सार है, यानी कि जैसे बड़े जानवरों का सार है, बकरियों की सार है, पोल्ट्री है, तो उन सबको इस समय हमें टाट से या जो है ऐसे कपड़े से ढकना चाहिए जिससे हवा जो है आर पार अंदर न जा सके।
बड़े पशुओं में जैसे डेयरी के पशु हैं उसको इस तरीके से ढका जाए कि उनके नथुनों के ऊपर सीधी हवा न लगे। नथुनों के ऊपर सीधी हवा लगने से उनको निमोनिया की संभावना बढ़ जाती है। बकरियों में भी निमोनिया की संभावना बढ़ जाती है। तो किसान भाइयों, इस समय अगर बकरियों में निमोनिया के लिए PPR का टीका लगाया जाएगा इस समय में तो बड़ा लाभप्रद रहेगा। इसके अलावा इसी समय में जो है ठंड के समय में किल्ली पिस्सू और पेट की पटारों का बहुत बड़ा प्रकोप जो है पशुओं में प्रारंभ हो जाता है। तो उसके लिए आप हींग और बांस की पत्तियों का प्रयोग करें। आंतरिक परजीवियों के लिए थोड़ी सी हींग जो है गुड़ के लड्डू में बना के डाल दी जाए, अथवा कुछ थोड़ी बहुत पत्तियां जो है बांस की डाल दी जाएं। साथ ही साथ नीम की पत्तियों का प्रयोग करके हम एक काढ़ा बना सकते हैं। थोड़ी सी नीम लें, उसको पानी में डालें, उबालें, इतना उबालें कि वो 1/4 रह जाए। उसको मिला करके पानी में पशु शरीर पर इस्तेमाल किया जाए तो हम जो है बाह्य परजीवियों से मुक्ति पा सकते हैं। किसान भाइयों, अंतिम चीज़ जो इस समय में होती है उसको बता के मैं आपको समाप्त करता हूँ इस कार्यक्रम को, कि थनैला रोग जो है एक बहुत विकराल रूप धारण करता है इसी समय में, क्योंकि ठंड के समय में जो है थन के ऊपर दरारें आ जाती हैं। इन दरारों के कारण जो है पशु से जब हम दूध निकालते हैं, जो क्योंकि हम जो है गलत तरीके से दूध निकालते हैं, हम नकलिंग विधि का प्रयोग करते हैं। नकलिंग विधि जिसमें अंगूठे के दाब से हम दूध निकालते हैं। इसके कारण तो दाब ज़्यादा पड़ता है, उसके कारण अंदर चिराटें पड़ सकती हैं, दरारें पड़ सकती हैं, उसमें खून मवाद आने की संभावना बढ़ती है और जो है थनैला रोग की फैलने की संभावना बढ़ जाती है। तो किसान भाइयों, इस समय में यदि थन को घी से या जो पहला दूध निकाला जाता है उससे यदि हम उसको चिकना कर लें तो जो है थनैला रोग से हम अपने पशु को बचा सकते हैं। ये बदलाव क्या है? बदलाव से हुआ क्या है? भैया, ये बड़े काम की चीज है। जब जब बदलाव आया है अपने संग खुशहाली लाया है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है और इस बार ये देश के हर हिस्से की सूरत को बदल के रहेगा। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि जब जब बदलाव आया है वो अपने साथ खुशहाली लाया है। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। कैसे पाएं अच्छी पैदावार? खाली पड़े हैं खेत, उस समय हम मिट्टी के नमूने लेते हैं। कैसे रखें पशुओं का ख्याल? पशु बीमा बहुत जरूरी चीज है। कौन सी तकनीक रहेगी बेहतर? एक कॉल पर मिलेगी पूरी जानकारी। ये साहिवाल गाय कितना दूध दे देती है? देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा किसान का। भारत में मौसम और मॉनसून मिलकर किसानों की तकदीर लिखते हैं। विषय संवाद का। कैपेसिटी नहीं है उसकी इतनी। मंथन विचारों का। किसी को खाता खोलने से मना नहीं किया जाता। देखिए वाद संवाद सोमवार से बुधवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम का आज का ये अंक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। हमेशा की तरह आपके पत्रों का हमें इंतज़ार रहेगा। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। हमारा पिन कोड है 462013। इसी के साथ आप ईमेल द्वारा भी हमें लिख सकते हैं, हमें सुझाव भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanbhopalmp@gmail.com। साथ ही आप हमारे कार्यक्रम को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। तो किसान भाइयों, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ दीपावली की साफ़ सफाई का कार्यक्रम तो शुरू हो गया होगा सभी के घरों में, लेकिन एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी, घर के साथ साथ हम अपने घर के आसपास भी अगर स्वच्छता पर ध्यान दें, अपने आस पड़ोस के लोगों को भी अपने आसपास की स्वच्छता के लिए प्रेरित करें, तो बिल्कुल सही बात है कि जहाँ स्वच्छता वहीं लक्ष्मी जी का वास।
तो हमारा देश भी स्वच्छ रहेगा, हमारा शहर भी स्वच्छ रहेगा, हमारा गांव भी स्वच्छ रहेगा। तो दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आज्ञा चाहूँगी। नमस्कार।